Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Bakar Ahmed. Today we are going to talk about the chemistry of carbohydrates. अच्छा, शुरू करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूलिंग द लाइफ, द बॉडीज प्राइमरी एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उनके लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, या हमारे लिए अ, हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स सर्व करते हैं। चलते हैं आगे, कुछ कॉमन टर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री के रिलेटेड, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हो, या ऐसे कंपाउंड्स हो जो हाइड्रोलाइसिस पे ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करें जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हो। उनकी बैक बोन होती है कार्बन एटम्स, लॉन्ग चेन्स होती है कार्बन एटम की, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करती है या बनाती है। नेक्स्ट है कार्बन ऑयल कार्बन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो आगे चल के हमें काम आएगा। कार्बन ऑयल कार्बन हम ऐसे कार्बन को कहते हैं जो कि डबली बॉन्डेड हो विद ऑक्सीजन। ऐसा कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए उसे हम कहते हैं कार्बन ऑयल कार्बन। नेक्स्ट है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप अब आगे चल के हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें काम आएगा। अल्डिहाइड ग्रुप हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, और उसके एक तरफ से कार्बन दूसरा अटैच हो, एक तरफ से हाइड्रोजन अटैच हो। या सिंपली हम कह सकते हैं कार्बोनाइल कार्बन जब एक बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड बनाती है कार्बन के साथ, तो हम उसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे ये है कार्बोनाइल कार्बन, ये अगर एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, एक बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, तो इसको हम अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकती है। चलते हैं आगे, असिमेट्रिकल और कायरल कार्बन। ये भी हमें काम आएगा जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के आइसोमर्स हम देखेंगे। तो असिमेट्रिकल और कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच्ड हो। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ से कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से ऑक्स OH ग्रुप के साथ अटैच है, तीसरी तरफ से ये अटैच है किसके साथ, H के साथ, हाइड्रोजन के साथ, चौथे तरफ से ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। इसलिए इस कार्बन को हम कह रहे हैं कायरल और असिमेट्रिकल कार्बन। नेक्स्ट है आइसोमर्स। आइसोमर्स हम उसे कहते हैं जो कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स हो उनकी, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वो एटम्स की अरेंजमेंट में उनके डिफरेंस हो। जैसे कि ये कायरल कार्बन है, अगर ये आप देख रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इनके पास तीन कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है और तीन हाइड्रोजन। तीन ये हाइड्रोजन, तीन ये हाइड्रोजन। अगर हम इनके एटम्स चेंज ना करें, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दें, तो उसको हम कहेंगे इस ऐसा कंपाउंड बनाए जिनके पास इतने ही कार्बन एटम हो, इतना ही हाइड्रोजन एटम हो, इतना ही ऑक्सीजन एटम हो, लेकिन उनकी अरेंजमेंट चेंज हो, तो उससे हम कहते हैं आइसोमर्स। और जो ये प्रोसेस होता है उसको कहते हैं आइसोमरिज्म। चलें एपीमर्स। ये हम मोनोसेक्चुराइड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देख लें आप। अगर दो मोनोसेक्चुराइड एक ही कार्बन के एक ही कार्बन पे एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से चेंज हो, तो उसे हम कहते हैं मोनोसेक्चुराइड के एपीमर, या एक दूसरे के एपीमर। जैसे कि इस यहाँ से हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये कंपाउंड है, उसके पास कार्बन नंबर 2 पे H है, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई कंपाउंड हम बनाएं जिसमें सिर्फ इस कार्बन के इन दो
एटम्स की और ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो एक ही कार्बन पे, बाकी सारी चीजें सेम हो, सिर्फ इस कार्बन पे अरेंजमेंट चेंज हो उसकी वजह से डिफरेंट है, तो उससे हम कहते हैं इपीमर। ये आगे चल के देखते हैं हम। अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बने होते हैं, या ऐसे कंपाउंड है जो कि हाइड्रोलाइसिस पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए कंपाउंड्स पैदा करे, सिंथेसाइज करे, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज कंटेन करता है C6H12O6। ये एक कार्बोहाइड्रेट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब काम की ये डेफिनेशन है आगे वाली। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो, इनके पास पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप होगा इनके पास, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। और अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप इनके पास होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों और अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसे हम कहेंगे दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आप देखते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो हमने शुरू में पढ़ा है। ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना है, उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। उस पे एक तरफ से कार्बन अटैच हो, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन अटैच हो, तो ऐसे ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अल्डिहाइड्स। और कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स में भी कार्बोनाइल कार्बन होता है, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें दोनों तरफ से कार्बन होते हैं। अल्डिहाइड में एक तरफ से हाइड्रोजन है, एक तरफ से कार्बन है। कीटोन्स में क्या होगा? कार्बोनाइल कार्बन पे दोनों तरफ से कार्बन होगा। चलते हैं आगे। फंक्शनल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट abundant एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सही है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज देता है, 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। दूसरा है स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। नंबर 3 पे दे आर प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स से बने हुए हैं या उनसे ड्राइव हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मीन्स पहले वाले, जो चीज इनमें से बने। प्रीकर्सर्स होते हैं, इनमें से कुछ चीजें या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं या उनके प्रीकर्सर्स हैं। जैसा कि फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स जो है वो कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी कार्बोहाइड्रेट से ड्राइव होते हैं, इनसे बनते हैं। चौथा है दे सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि ग्लाइकोजन एनिमल्स में और सेलुलोज प्लांट्स में। जो हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज होता है उसे एनिमल्स क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और प्लांट्स के पास जो एक्सेस सेलुलोज होता है, एक्सेस जो स्टार्च होता है, उसे सेलुलोज के फॉर्म में करते हैं स्टोर। तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी एक्ट कर सकते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डिफरेंट बेसिस हैं इनके, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे इनको डिवाइड किया गया है। मोनोसेक्चुराइड में और ओलिगोसेक्चुराइड और पॉलीसेक्चुराइड्स में। पहले हम मोनोसेक्चुराइड देख लेते हैं। मोनोसेक्चुराइड्स का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि जिनके पास सिंगल यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल हो, उसे हम कहते हैं दे आर मोनोसेक्चुराइड्स। जिसके पास एक ही यूनिट हो। दूसरी उनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। फर्दर ये टूट नहीं सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इनको कॉमनली हम कहते हैं शुगर्स। दे आर नोन एज सिंपल शुगर्स कॉमनली।
अब नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे भी इन मोनोसेट्राइड्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे जिनके पास 3 कार्बन हो उनको हम ट्रायोज कहते हैं या सिंपलेस्ट मोनोसेट्राइड्स कहते हैं। 4 कार्बन जिनके पास हो उनको टेट्रोस, जिनके पास 5 कार्बन हो उनको पेंटोस, जिनके पास 6 कार्बन हो उनको हेक्सोस। अब ऐसे ट्रायोस या ऐसे टेट्रोस जिनके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो ये चीजें याद रखनी है। तो ग्लेसर अल्डिहाइड ऐसा ट्रायोज है या ऐसा वो है मोनोसेक्राइड है जिसके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। और इरिथ्रोस ऐसा मोनोसेक्राइड है जिनके पास 4 कार्बन होते हैं और फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है अल्डिहाइड। राइबोस ऐसे मोनोसेक्राइड है जिनके पास 5 कार्बन मौजूद होते हैं और फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड मौजूद होता है। 6 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गए अल्डिहाइड अल्डिहाइड ग्रुप वाले मोनोसेक्राइड्स। अब हम कीटोन वाले देखते हैं कि कीटोन ग्रुप किन किन में मौजूद होता है। तो 3 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट जिनके पास 3 कार्बन वाला मोनोसेट्राइड जिनके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन वाला मोनोसेट्राइड जिसके पास कोई कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो है इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन वाला मोनोसेट्राइड जिसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो है राइबुलोज। 6 कार्बन वाला मोनोसेक्साइड जिसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो है फ्रक्टोज। तो ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये मोनोसेक्साइड इस तरफ वाले हैं, ये अल्डिहाइड इनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो राइट साइड में है इनके पास होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये चीजें याद रखनी हैं। चलें आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन, हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं नंबर 2 पे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके पास 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस पे मोनोसेक्राइड्स देते हैं। क्योंकि ये मोनोसेक्राइड के बने हुए हैं, इनको फर्दर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये मोनोसेक्राइड देंगे। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है डाइसेक्राइड्स में। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 मोनोसेक्राइड के बने उन्हें डाइसेक्राइड कहेंगे। ट्राइसेक्राइड जो 3 मोनोसेक्राइड के बने हुए हैं। अब देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड। इम्पोर्टेंट जो है वो सक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज का बना हुआ है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज ग्लूकोज का बना हुआ है। ये भी चीजें याद रखनी है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो कि किन किन से बने हुए हैं, ये चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं। 2 हमने पढ़ लिया, नंबर 3 है पॉलीसेक्राइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, जिनके पास बहुत सारे शुगर यूनिट्स मौजूद हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। ये किसके बने होते हैं? ये मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड दोनों के बने होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोलाइसिस में मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर इनको होमोपोलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपोलीसेक्राइड्स में भी डिवाइड किया गया है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल्स में मौजूद होता है। सेलुलोज एंड स्टार्च प्लांट में मौजूद होता है। चाइटिन जो है वो फंचाई में मौजूद होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। हमने शुरू में पढ़ा था दे आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। आइदर इनके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो कीटोन होगा। तो नंबर 1 पे अल्डिहाइड्स या इनको अल्डोज भी कहते हैं।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैरी करें उनको अल्डोज भी कहते हैं, अल्डोज। ठीक है। तो कंटेन अल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप, इनको अल्डोज भी कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। नंबर टू पे आता है कीटोन और कीटोसिस। कीटोसिस में इनको कहा जाता है जो कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज। तो ये याद रखना है, अल्डिहाइड जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैरी करे उसे अल्डोज कहते हैं, जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैरी करे उसे कीटोज कहते हैं। इनके ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, ग्लूकोज के पास जो होता है वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रक्टोज के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। आगे चलते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमर हमने पढ़ा ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जो कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, सेम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड एक्स, उसके पास C4 हैं कार्बन के एटम और ए के एटम टू। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है समझने के लिए। अब देखें ये है C4 और ए इसके पास टू है, इसको हमने एक्स कंपाउंड कहा है। अब दूसरा कंपाउंड है वाई, उसके पास भी चार कार्बन है और दो क्या है, इसके पास ए है। लेकिन अब देखते हैं इसमें और इसमें डिफरेंट है। किसका डिफरेंस है, ये जो एटम्स की अरेंजमेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे भी एटम्स की अरेंजमेंट चेंज है, यहाँ पे भी। यहाँ से ए बॉन्ड बन रहा है C1 के साथ, यहाँ पे C1 C2 के साथ। इजीली आप देख सकते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंस है, इसमें डिफरेंट है, अलग अलग अरेंजमेंट है इसकी एटम्स की, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये भी आप देख सकते हैं, कंपाउंड जेड है इसमें भी। ये तीनों, इन तीनों के पास C4 एटम्स हैं, A2 एटम्स है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट तीनों में आप देख सकते हैं डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो और फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। हम समझते हैं फिजिकल एग्जाम्पल के साथ आइसोमरिज्म क्या होता है। when two compounds have same molecular formula but different structural arrangement, उनकी अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म, उस प्रोसेस को। और उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। अब आइसोमर्स डिटरमिन कैसे करते हैं हम, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड कितने आइसोमर्स बनाएगा, कौन सा कंपाउंड कितने आइसोमर बनाएगा। तो उनकी डिटरमिन के लिए हमें असिमेट्रिकल कार्बन का नंबर पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड में कितने असिमेट्रिकल और कायरल कार्बन मौजूद हैं। जब हमें ये पता होगा कि इस कंपाउंड में इतने असिमेट्रिकल कार्बन मौजूद हैं, तो हम सिंपली फार्मूला में वैल्यूज के इंसर्ट करके हम पता लगा लेंगे कि ये इतने आइसोमर बनाएगा। उसका फार्मूला है 2n, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन। जैसे कि आप अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 4 असिमेट्रिकल कार्बन मौजूद हैं, तो इस 4 को आप इस n की जगह रखेंगे, 2 पावर 4 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16। मीन्स ग्लूकोज जो है वो 16 आइसोमर बना सकता है। ठीक है, आइसोमर का ये तो एक तो सिंपल एग्जांपल है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन हम कहते हैं 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये आइसोमर्स के एग्जांपल है। ये आप देखना, ये 4 कार्बन एटम है, इनके पास भी 4 कार्बन एटम है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए हम इनको आइसोमर कह रहे हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 2n, यहाँ पे n की वैल्यू है असिमेट्रिकल कार्बन। जितने असिमेट्रिकल कार्बन मौजूद होंगे वो उतने आइसोमर बनाएगा। आगे चलते हैं,
अब टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म के कितने टाइप हैं? एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है? कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है और अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है। ये एग्जांपल आएगा हम समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखें, इनमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या हो रहा है? एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यहाँ पे ए बॉन्ड बना रहा है C1 के साथ, यहाँ पे ए के साथ बना रहा है, मीन्स कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। यहाँ पे C2 ए के साथ बना रहा है, यहाँ पे C2 C3 के साथ बना रहा है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यहाँ पे C3 ए के साथ बना रहा है, यहाँ पे A C1 के साथ बना रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डिफरेंट कनेक्टिविटी हो, डिफरेंट अरेंजमेंट हो, डिफरेंट कनेक्टिविटी हो, उनको हम कहते हैं दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लाजमी के तौर पर इनमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है इन दोनों का। इनमें भी 3N है, 3A है, सॉरी। इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3A है, 3 कार्बन है। लेकिन क्या है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंस है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमर्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की अहम प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता है? सेम कनेक्टिविटी सेम होती है, लेकिन अरेंजमेंट और 3D इमेज जो होता है उनका वो डिफरेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी कनेक्टिविटी सेम होगी। यहाँ पे देखिए C1 ए के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे A C1 के साथ, यहाँ पे C2 ए के साथ, यहाँ पे A C2 के साथ, यहाँ पे C3 ए के साथ, यहाँ पे A C3 के पास साथ। यानी इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं है। C1 के साथ C1 ए के साथ अटैच है, तो यहाँ पे भी C1 ए के साथ अटैच है। इनकी कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी जस्ट अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ए जो है वो है सी के राइट साइड पे हैं, यहाँ पे ए जो है सी के लेफ्ट साइड पे हैं। तो कनेक्टिविटी सेम हो और सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट हो या एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो उससे हम कहते हैं दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कनेक्टिविटी सेम हो, बॉन्ड फॉर्मेशन सेम हो, उसे स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। चलें उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के। डिफरेंट कनेक्टिविटी, सिर्फ डिफरेंट क्या हो? कनेक्टिविटी डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख लेते हैं ये जो आइसोमर्स हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है। C1 C2 के साथ अटैच है, C2 C3 के साथ अटैच है, C3 C4 के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या हो रहा है? C1 C2 के साथ अटैच है, C2 जो है वो C3 के साथ भी अटैच है, C4 के साथ भी अटैच है। ये क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ रही है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है? इसमें आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी सेम होगी, लेकिन क्या होगा? उनकी अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट होगी। यहाँ आप देख सकते हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 पे H जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अगर डी ग्लूकोज में देखेंगे तो, एल ग्लूकोज में देखें तो कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप है। तो यहाँ पे बॉन्ड में डिफरेंट नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में या पोजीशन में इधर उधर हो रही है, लेकिन बॉन्ड सेम बना रहा है। यहाँ पे C2 के साथ OH है, यहाँ पे भी C2 के साथ OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन उनकी जस्ट पोजीशन चेंज हुई है, अरेंजमेंट चेंज हुई है, इमेज चेंज हुई है, देखने में चेंजिंग आ रही है, लेकिन कनेक्टिविटी सेम है, बॉन्ड फॉर्मेशन सेम है। तो इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स की अहम प्रॉपर्टी मानी जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म के भी कुछ टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स ऐसे
स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। जैसा कि ये देखें, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, कनेक्टिविटी सेम है। C1 C2 C3 3A, C1 C2 C3 3A, कनेक्टिविटी सेम है, जस्ट इनकी जो है वो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। यहाँ पे राइट साइड पे ए है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ए है। बाउंड फॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ इमेज देखने में डिफरेंस आ रहा है, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। बाउंड फॉर्मेशन सेम ही है। इसलिए इनंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दूसरा है ड्राई स्टीरियोआइसोमर्स। ड्राई स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर हैं जिनकी जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। जैसे आप इसमें देखेंगे, स्टीरियोआइसोमर्स हमने क्या पढ़ा, ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन में या कनेक्टिविटी में डिफरेंस ना आए। ये आप देखेंगे यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। C1 A के साथ अटैच है, C1 A के साथ C2 A के साथ, C2A के साथ C3A के साथ, C3A के साथ, लेकिन देखने में एक जैसे नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इनको हम कहेंगे डाई स्टीरियोआइसोमर्स। और एपीमर्स जो हमने शुरू में भी पढ़ा कि जो एक सेम कार्बन पे डिफर करे उसे हम कहते हैं एपीमर्स। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे सेम कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है, दूसरे किसी में भी नहीं आ रहा। C1 पे A राइट साइड पे है, C1 पे A लेफ्ट साइड पे है, जस्ट C1 पे डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक ही कार्बन सेम कार्बन पे डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं एपीमर्स। अब आप देख लें एनंशियोमर्स। एनंशियोमर्स हमने क्या पढ़ा के एक दूसरे के मिरर इमेज से, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज से। और इपीमर्स क्या है? इपीमर्स हमने पढ़ा ऐसे कंपाउंड जिनके सिर्फ स्पेसिफिक कार्बन पे डिफरेंस हो। जैसे C4 है डी ग्लूकोज में, उस पे OH राइट साइड पे है। C4 डी गैलेक्टोज में जो है वो लेफ्ट साइड पे। इनके C4 पे डिफरेंस आ रहा है, एक ही कार्बन सेम कार्बन स्पेसिफिक कार्बन पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारे सेम है, इसलिए हम इसे कहते हैं एपीमर। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशन में हम लाइट गुजारेंगे तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे व्हेन अ बीम ऑफ अ पोलराइज्ड लाइट is passed through solution of carbohydrates, they rotate it either left or right। अगर आप लाइट पास करेंगे कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में तो वो उस लाइट को रोटेट कर देंगे, या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अगर राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। When any substance rotates light towards right, it is called dextrorotatory D-form or D-isomer। ठीक है, जो राइट की तरफ करे उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी आइसोमर या डी फॉर्म। उसके बाद नेचुरल जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो डी फॉर्म कहते हैं, यानी वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं। ये अहम इम्पोर्टेंट है चीज के, नेचुरल जो एग्जिस्टिंग है मोनोसेक्राइड्स वो डी फॉर्म कहते हैं। अब डी फॉर्म वाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट की तरफ करते हैं, जो लेफ्ट की तरफ करें उसे हम कहते हैं लेवो रोटेटरी। लेबोरोटरी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस है जो कि लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करें। ये यहाँ पे लिखा राइट हुआ है, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट लिखना था। लेबोरोटरी जो होते हैं वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं लाइट को, इसलिए हम उन्हें पढ़ते हैं एल एल फॉर्म या एल आइसोमर। और ह्यूमन बॉडी में ऐसी मशीनरी नहीं होती जो कि एल फॉर्म या एल आइसोमर्स को मेटाबोलाइज कर सके, इसलिए हमारी बॉडी में सिर्फ डी फॉर्म वाले मोनोसेक्राइड से मौजूद होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, यहाँ पे आपको कार्बन नंबर 4 पे चेंजिंग नजर आ रही होगी, सही है। कार्बन नंबर 4 पे OH राइट साइड पे है,
एल ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे ओ एच, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हो तो डी ग्लूकोज कहेंगे, लेफ्ट साइड पे हो तो एल ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, तो ये था टॉपिक जो कि हमारा पूरा हुआ। काफी